आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये अरशद नदीम ने तो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट में परफॉर्म किया। हॉकी एक टीम स्पोर्ट है और पाकिस्तान में क्रिकेट के बाद हॉकी को एक दूसरी प्रायोरिटी, हमेशा सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी हासिल रही है। और एक वक्त में फतुहात का रिकॉर्ड हॉकी में क्रिकेट से तो बहुत आगे था। हम जब 92 में पहली बार क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन बने, उस वक्त तक तो हॉकी टीम हमारे लिए 8 मेडल्स लेकर आ चुकी थी। तो ये उसके बाद जो एक ये ज़ुबूहाली, ये डिक्लाइन जो आया है, ये टीम स्पोर्ट पर क्यों तवज्जो ख़त्म हो गई, जबकि फेडरेशन भी प्रॉपर मौजूद है, हुकूमत भी ज़ाहिर है। हर दौर में हमने देखा कि गुफ्तगू या बातचीत या उस हद तक तो कौमी खेल की हद तक तो हॉकी को कंसीडर किया जाता है। ये हम इतना डिक्लाइन की तरफ क्यों जाते रहे? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गवर्नमेंट ने हर स्टेज पे अपने महदूद वसाइल के मुताबिक पूरा सपोर्ट किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, हॉकी में जिस वक्त एयर मार्शल नूर खान जैसे, ब्रिगेडियर मंजूर हुसैन आतम मरहूम जैसे, कर्नल मुदस्सर जैसे, डॉक्टर गुलाम रसूल चौधरी जैसे लोग मौजूद थे, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, डिवोटेड, हार्ड वर्कर, तो उस वक्त तक हमारी हॉकी का गोल्डन एरा था। अब बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग जो वो पता नहीं, अब कोई आप कह लें कि कुछ सियासी तौर पर या कोई लॉबी के तौर पर, या सबसे बड़ा जो हमारे एलिमेंट है हॉकी में, जो बोगस एलिमेंट, जो बोगस रिप्रेजेंटेटिव हैं, बोगस इलेक्शन होते हैं, उसके नतीजे में ऐसे लोग आ जाते हैं जो कैपेबल नहीं होते। देखें, पुलिस में एक सिपाही को भर्ती करना होता है तो उसका भी क्राइटेरिया होता है। उसकी छाती इतनी होनी चाहिए, उसका हाइट इतनी होनी चाहिए, उसका वेट इतना होना चाहिए। हमारे यहाँ जो ऑफिस बेरर बनते हैं उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिसका जोर चलता है, जो अपने जाली वाली लोग जो है वो लेके आता है, वो बन जाता है। तो इसलिए मैं ये जाती तौर पर समझता हूँ कि ये जो हमारा खासकर हॉकी का डिक्लाइन है, ये अदम तवज्जो की वजह से और राइट मैन फॉर द राइट जॉब ना होने की वजह से। सही। और सलीम साहब, इसी से जुड़ा अब एक ये भी सवाल कि माजी में हम जिस तरह बड़े बड़े स्टार सलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह और शहबाज सीनियर की सूरत में पैदा किए करते थे, और भी कई ऐसे नाम हैं जिनको मुख्तलिफ अलकाबात से भी फिर नवाजा जाता था उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे। हमने आखिरी हॉकी में स्टार, शायद वो भी उस लेवल का नहीं, लेकिन सोहेल अशरफ की सूरत में कोई आज से 15-20 साल पहले जिनका करियर ख़त्म हुआ, उसके बाद तो हम कोई एक स्टार ऐसा नहीं बना सके जिसको मुल्की सतह पर भी कोई पजीराई मिली हो या जिसका नाम लोगों को पता हो। आम लोगों को पता ही नहीं है कि हॉकी टीम में कौन लोग खेलते हैं। इवन हॉकी टीम के कप्तान का नाम भी लोगों को मालूम नहीं होता। अच्छे कह रहे हैं आप। उसमें मैं फिर यही कहूँगा कि जो मिस प्लानिंग है हमारी, वो आदमी हमारे आड़े आती है। हॉकी इस वक्त इतनी एडवांस हो चुकी है, मॉडर्न हो चुकी है कि डे टू डे इसमें चेंजेस आती हैं। उनको मीट करने के लिए उसका वाहद हल ये है कि हमारी टीम जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सपोजर मिले, उसको मैचेस मिले और वो बाहर जाए खेले। अभी जब हम अपनी कैप्स उठा के देखते हैं अपने प्लेयर की, हमारा प्लेयर जो है वो 12 मैच खेल रहा है, उसके मुकाबले में जो यूरोपियन प्लेयर है वो 150 मैच खेला हुआ, तो वो कैसे मुकाबला करेगा। इसी तरह जब कंपटीशन ज्यादा मिलेगा तो फिर स्टार पैदा होते हैं, जब कंपटीशन नहीं मिलेगा तो स्टार कहाँ से पैदा होंगे। सही। चलिए सलीम साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। साजिद साहब, ये चूंकि आप भी एक इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलते हैं, अरशद नदीम ने भी एक इंडिविजुअल स्पोर्ट में गोल्ड हासिल किया, इंडिविजुअल स्पोर्ट टीम स्पोर्ट के मुकाबले में कितना मुख्तलिफ है? प्रैक्टिस या जो ट्रेनिंग आप लोग की होती है वो कितनी सख्त होती है? और एक गोल्ड जीतने के लिए एक सोच कहाँ से शुरू होती है? यानी अभी ओलंपिक्स खत्म हुए, अरशद नदीम को अब अगले गोल्ड के लिए अभी से तैयारी करनी है, या कोई 6-8 माह पहले भी वो शुरू करेंगे दोबारा, या दीगर इंडिविजुअल्स तो वो कवर हो जाएगी चीज़? सर, जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है ना, ये डे बाई डे का नाम है। और एथलेटिक्स में जो है ट्रेनिंग बहुत काउंट करती है। ये एक दिन अगर अरशद नदीम इस स्टेज पर पहुंचा है या उसने गोल्ड मेडल लिया, इसके पीछे उसका बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। इसके लिए उन्होंने प्लानिंग पिछले तकरीबन जब से वो 2018 से ये प्लान कर रहे हैं कि हमने ओलंपिक्स में जीतना है। अनफॉर्चुनेटली जो 2022 में ओलंपिक्स हुई थी जापान में, उधर भी टारगेट था, उधर भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो पोजीशन थी वो बड़ी अच्छी थी। लेकिन ड्यू टू, और इसमें प्रॉब्लम इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में सर प्रॉब्लम ये होती है कि ये खुदा न खास्ता अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंजरी होगी या ना तो ठीक होगा तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसा कि एशियन गेम में आपने देखा कि अरशद भाई वहां पे गए थे, लेकिन उन्हें कंपटीशन से 4 दिन पहले ट्रेनिंग करते हुए वो थ्रो कर रहे थे तो उनको इधर नी में पेन हुई है तो वो उनका कंपटीशन जाया हो गया। टीम वर्क में ये होता है कि आपको थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है तो आप उसको कवर कर सकते हैं टीम के साथ, उसका ना जो है डिवाइड हो जाता है उसका बर्डन। लेकिन इंडिविजुअल में आपको कोई चांस, ये इतनी डिफिकल्ट गेम है, इसके लिए अपने आप का ख्याल रखना, फिटनेस का ख्याल रखना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे अरशद नदीम के बारे में बताता रहूंगा कि ये जब बच्चा आया 2015 में वापडा में, ठीक है, इससे पहले इसकी 2012 से इसकी ओपनिंग थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स कर रहा था। तो खुशकिस्मती से जिस मीटिंग में इसके बारे में डिस्कशन हुई उस मीटिंग का हिस्सा मैं भी था। अच्छा। और जब इसने वापडा के लिए थ्रो किया उस वक्त इसकी थ्रो हुई थी 54 और क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड था उसको 58 का।
तो वहां पे एक कोच थे जो जाहिर अजीज साहब लेस्को के कोच थे, वो फयाज हसन बुखारी। तो इन्होंने कहा था कि नमस्कार कि ये बच्चा हमें चाहिए। तो उस मीटिंग में हम भी थे, डीजी साहब थे, हमारे एक मैनेजर, हमारे एक्स-सीओ मैनेजर बशीर साहब थे एक, ठीक होगा। तो उन्होंने सब ने रिकमेंड किया कि बच्चे की हाइट ठीक है, ये बच्चा कुछ कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त इन्होंने ओके किया और ये वापडा का पार्ट बना। और उसके तकरीबन 1 से 2 माह बाद इसने ट्रेनिंग की और उसी ट्रेनिंग की वजह से इसने नेशनल पाकिस्तान वापडा की तरफ से पार्टिसिपेट किया और इसने 54 से 66 तक। और आपको पता है कि जेवलिन में 1 मीटर 2 मीटर भी जो इम्प्रूव करना ना इतना आसान नहीं होता। इसने 56 किया और फिर अल्लाह ताला ने इसकी फतुहात का सिलसिला जारी रखा। और ये गॉड गिफ्टेड आदमी है, कोई कहे ना कि ये ऐसा है। तो ये क्योंकि आपने डे 1 से अरशद नदीम की एक प्रोग्रेस देखी है, तो एक परसेप्शन भी क्लियर करना बड़ा जरूरी है जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क क्रिएट कर रहा है कि अरशद नदीम के पास जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे, उसके बाद जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, वो नीरज चोपड़ा ने और फला ने अरेंज किया। तो ये जो गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसको भी क्लियर करना बड़ा जरूरी है कि 2015-16 जबकि आप बता रहे हैं जब वापडा ने लेस्को ने अरशद नदीम को अडॉप्ट किया और अपने पास रखा, तो वहां से ही गवर्नमेंट की सपोर्ट का एक सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि वो सरकारी इदारा ही था, वहां की फैसिलिटीज ही थी, वहीं की रिप्रेजेंटेशन थी ना, जो अरशद नदीम हर इवेंट में जाकर अपने आप को पाकिस्तान के तौर पर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से रिप्रेजेंट कर रहे थे। सर इसके बारे में क्लैरिफिकेशन ये देता जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से वो वापडा ने इसको ऑन किया है और उसके बाद इसको 2018 में जब इसने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल दिया है तो उसको ग्रेड 18 में प्रमोट कर दिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह वापडा पूरे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को हैंडल कर रहा है। इंटरनेशनली बहुत ज्यादा इन्होंने मेडल्स लिए हैं वापडा के प्लेयर्स ने। और दूसरी बात ये है कि 18 स्केल में इंसान की तनख्वाह भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया होती है और उसके जो हमारे कैंप्स लगते हैं उसके हमें टीए बिल्स भी दिए जाते हैं उसमें हमें। और जब हम लोग मेडल जीतते हैं उसकी प्रमोशन भी दी जाती है और उसके लिए वो भी किया जाता है। ठीक हो गया। तो अरशद नदीम को माशाल्लाह जब ये टोक्यो में अभी पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं थी, टोक्यो में 5th होके आया, तो फिर भी अल्लाह ताला के फजल का बहुत सारे लोगों ने नवाजा। वापडा ने इसे 40 लाख दिए, 40 लाख दिया, 40 लाख टू मच है। ठीक है जी। और पाकिस्तान ने इसको सपोर्ट किया है, ठीक है। और नीरज इतनी नहीं होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वापडा ने, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, फेडरेशंस ने, पीओए ने, ठीक है, जहां तक हो सकता है इसकी सपोर्ट की है। ठीक है। तो ये है कि इसके पीछे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसके पास नहीं, वो वैसे भी बड़ा खुददार आदमी है जो अरशद नदीम है ना, तो वो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि उसके पास ये ऐसा कुछ नहीं था। वो सर मैं बता रहा था कि 2018 में इसकी फतवा का सिलसिला जारी हुआ, उससे पहले इसके साथ कोच नहीं जाया करता। तो फिर इस तरह हमारे मैनेजर थे, उन्होंने शशीर साहब, उन्होंने भी को पीओए को। अच्छा सही साहब, आपका इंटरनेट कनेक्शन करे वीक और आपको रिकनेक्ट हम करते हैं ताकि अपनी बात आप मुकम्मल कर लें। इस दौरान जरा साजिद सलीम साहब से जरा एक और मैं सवाल करूँ कि सलीम साहब, ये अब हमें अगर हॉकी का नवा मेडल जीतना है, वो तो इस वक्त एक ख्वाब लग रहा है कि हम गोल्ड तक जाएं, ओलंपिक्स में अगले हम क्वालिफाई कर जाएं, इसके लिए हमें क्या करना होगा? हॉकी का रिवाइवल अब किस तरह से मुमकिन है जिस नैच पर हम पहुंच चुके हैं यहाँ से? देखें, इसमें अभी हॉकी के लिए मुल्क में बाज़ाहिर तो बहुत काम हो रहा है, लेकिन काम यहाँ पे करने की जरूरत है, वहाँ पे कोई काम नजर नहीं आता। वो जितने भी टूर्नामेंट हम खेल रहे हैं, वो टूर्नामेंट से 10 दिन पहले कैंप लगता है और हमारी टीम जो है वो खेलने चली जाती है। हमें फोकस करना है अपनी सीनियर टीम में, उसकी स्किल्स जो है वो बेटर करनी है। उनको हमने जो है वो उनका स्टेमिना हमने जो है इम्प्रूव करना है। जितनी हॉकी जो है, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि इतनी हॉकी मॉडर्न हो गई है, एडवांस हो गई है, स्किल और स्ट्रेंथ और स्पीड पे हॉकी खेली जाती है। तो ये चीजें हमें डेवलप करने की जरूरत है। हम अपनी टीम को इस लिहाज से तैयार करें। हम ये नीचे काम जो हम कर रहे हैं, ये काम तो उस वक्त होता है जब ऊपर आपकी टीम चैंपियन हो, तो फिर आप नीचे नर्सरी तैयार कर रहे होते हैं। अभी आपको अपनी सीनियर टीम के लिए फोकस करना है। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमें जो है वो इंटरनेशनल मैचेस जो है उनमें टीम को भेजना चाहिए। हमारे यहाँ पे कोई इंटरनेशनल एक्टिविटी गुज़श्ता 10 साल से हुई 2006 या मेरा ख्याल है 2006 में लास्ट 4 नेशनल टूर्नामेंट लाहौर में होता है। उसके बाद आज तक यहाँ पर कोई टूर्नामेंट नहीं हो सका। ठीक है। तो ये इस तरह के जब तक कंपटीशन नहीं होंगे पाकिस्तान में, या पाकिस्तान की टीम जो है वो बार प्रैक्टिस टूर के लिए नहीं जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा जो फंड्स हैं वो इनको कैंप ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड किए जाएं। ठीक है। लेकिन वो मशरूत होने चाहिए इससे, ऑडिट से उनका जो है मशरूत होना चाहिए कि ये पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा जो एक डिक्लाइन की मेन रीजन है कि राइट मैन फॉर दी राइट जॉब नहीं है। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो मैं तो यही कहूंगा कि वो डिजर्व नहीं करते।
इन सीटों के लिए, क्योंकि रिजल्ट आप उस वक्त अपना साबित करते हैं जब आप रिजल्ट देते हैं। ठीक है। जब आप कोई रिजल्ट नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि आप इस सीट के लिए, इस ओहदे के लिए, इस मुकाम के लिए डिजर्व नहीं करते, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, बिल्कुल सही, कुछ नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।